हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम पढ़ रहे थे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के मेंस जीएस 4 पेपर के बारे में, जिसका नाम है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि, इंग्लिश में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसे नीति शास्त्र की दुनिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और उन्हीं शब्दावलियों पर ही पूरी नीति शास्त्र बेस्ड होती है। और अगर हमें उन शब्दावलियों के बारे में नहीं पता होगा, उनमें क्या क्या अंतर है हमें नहीं पता होगा, तो हम कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सा शब्द किसके स्थान पर आ रहा है, किसके स्थान पर आ रहा है। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या देखा था। कल हमने देखा था कि आखिर लोक प्रशासन में नैतिक मुद्दे क्यों आवश्यक होते हैं, लोक प्रशासक के क्या कर्तव्य होते हैं। 7 फेसिया ड्यूटीज देखी थी, प्रथम दृष्टया 7 कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद हमने बात करी थी 7 फेसिया ड्यूटी के बाद कि मूल्य क्या होते हैं और मूल्य दुविधा क्या होती है, मूल्य दुविधा किसे कहते हैं। और अब हम आज बात करेंगे उसके आगे की टर्मिनोलॉजी पर। तो आइए, आज का सेशन शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट, जो आपके और मेरे लिए है। और हम शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। देखिए, आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कई लोग निंदा करेंगे कि अरे वो क्या कर पाएगा, वो तो यहाँ पे ये करता था, उससे तो कुछ ना हो पाएगा। लेकिन जब आप अपना लक्ष्य बना लेते हो, ठान लेते हो कि नहीं, मुझे करना ही करना है, मुझे कुछ कर गुजरना है, मुझे यूपीएससी में टॉप रैंक हासिल करनी ही करनी है, भले मेरा माध्यम हिंदी ही क्यों ना हो। तो जब आप अपना लक्ष्य ढूंढ लेते हो, तो आपके लक्ष्य को देखते ही जो आपकी निंदा करने वाले लोग होते हैं वो अपनी राय बदल लेते हैं। वो तो कहते हैं कि अरे यार, वो तो उसको तो मैं जानता हूँ, वो तो पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था, वो तो बहुत ब्रिलियंट है, वो जरूर कर दिखाएगा, वो समाज के लिए बेहतर कार्य करेगा, उसके अंदर एक प्रशासक के गुण है, एक प्रशासक की गुण है। इस तरह से लोग बातें कर लेते हैं। तो लोगों की राय हमेशा बदलती रहती है, इसलिए उन पर कोई भी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा ध्यान समस्या पे होता है तो हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर होता है तो हम समस्या से दूर हो जाते हैं, हमें समस्या दिखाई ही नहीं देती है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है लक्ष्य पर फोकस करने का, कि आपके पास सबसे बड़ा धन संकल्प का धन होता है, वो आपके पास होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की प्रमुख शब्दावलियों में है विश्वास, मूल्य, मानदंड, सिद्धांत। मूल्य इसलिए जरूरी है, बार बार आपने देखा होगा कि हम फर्स्ट लेक्चर से मूल्य के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। मूल्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, दृष्टिकोण के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। क्योंकि हर जगह आप जब नीति शास्त्र में जब हम चैप्टर वाइज बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें हर जगह मूल्य शब्द देखने को मिलेगा। जैसे कि मानव मूल्य क्या होते हैं, मानव मूल्य के साथ साथ फिर देखेंगे मानव मूल्य के गुण क्या क्या होते हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, इस तरह से। तो हम आज केवल सिर्फ मूल्यों की बात करेंगे, उसके बाद मानदंड क्या होता है, उसके बाद सिद्धांत क्या होती हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्वास, विश्वास, मान्यताएं या धारणा, जिसे हम बिलीफ्स कहते हैं। तो दोस्तों, विश्वास, मूल्य, मानदंड, सिद्धांत, नैतिकता और नीति शास्त्र, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही अपने जब हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी की शुरुआत करी थी तो हमने नैतिकता और नीति शास्त्र जैसे शब्दों का हमने अंतर और क्या उनकी क्या डिफिनीशन हो सकती हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। और कल हमने एक शब्दावली पढ़ी थी जिसका नाम था, वही मुझे याद नहीं आ रहा, कल हमने एक शब्दावली पढ़ी थी, हित संघर्ष, इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमने बताया था सिलेबस के एनालिसिस में ही कि कुछ शब्दावलियाँ ऐसी हैं जिसको यूपीएससी और एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, और वो शब्दावलियाँ कभी कभी यूपीएससी डिफिनीशन के फॉर्म में पूछ लेता है। तो आज हमने उसी में से कुछ दो शब्दावलियाँ ली हैं जिसको हम अंत में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि विश्वास, मान्यताएं या धारणा
या बिलीफ्स क्या होती हैं। तो विश्वास, मूल्य, मानदंड, सिद्धांत, नैतिकता और नीति शास्त्र, ये जो शब्द होते हैं कई बार इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन इनमें बहुत ही माइनर सा अंतर भी होता है। और इस अंतर को महसूस करने के लिए विकासवादी ढांचे के रूप में जब हम बात करते हैं तो विकासवादी ढांचे में इन शब्दों के विषय में सोचना पड़ता है। और एक व्यक्ति के विश्वास से लेकर सामाजिक मानदंडों तक और सामाजिक मानदंडों से लेकर किसी देश के कानून तक मनुष्य जिन बातों पर विश्वास करता है वह उन्हीं के आधार पर उन्नति भी करता है। समुदाय मतलब समाज जो भी बात स्वीकार करेगा उसी के अनुसार चलेगा। समाज जिस आधार पर कार्य करता है कि उससे किस प्रकार का कार्य करने की उससे किस प्रकार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इन्हें क्रमशः विश्वास, मानदंड या मूल्य कहा जाता है। विश्वास, मानदंड या मूल्य कहा जाता है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो तो समाज आपसे अपेक्षा करेगा कि आपका एक लोक प्रशासक के तौर पर आपकी क्या ड्यूटीज है। इस तरह से ये कार्य करता है। तो अब हम देखते हैं विश्वास, मानदंड या धारणाएं। सपोज करिए कि मेरा विश्वास है कि मेरी मेज पर लैपटॉप रखा है, या महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जितवाया, या फिर अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा, राम ने वास्तव में रावण को मारा। तो हम जो रामायण की बात करें तो उसके अनुसार राम ने रावण को मारा। तो हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति क्या करता है, वो विश्वास कर लेता है कि वास्तव में राम ने ही रावण को मारा, या कृष्ण ने ही वास्तव में महाभारत का युद्ध जितवाया। और जो विश्वास होते हैं ना, इनका सृजन नीति कथाओं, मिथकों, लोकगीतों मतलब राष्ट्रगीतों, परंपराओं, जो समाज में परंपराएं चलती आ रही हैं, अंधविश्वास, आप ज्योतिष को हाथ दिखा लो, ज्योतिषी ने बता दिया कि आप आईएएस बनोगे, आपके हाथ में तो वो वाली रेखा है, आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है, आप तो आईएएस बनकर ही रहोगे। तो इन सब से मिलकर होता है किसी व्यक्ति का विश्वास। ये सत्य और सत्यापन योग्य तथ्य, इतिहास या किंवदंतियां भी हो सकती हैं। विश्वास एक सांस्कृतिक समूह की नींव रखता है, लेकिन प्रायः इन्हें बनाए रखने वाले समूह के लिए यह अदृश्य होता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमें दिलासा देता है कि मनुष्य जिन बातों पर विश्वास करता है उनके आधार पर ही वह उन्नति करता है। हालांकि विश्वास को चुनौती भी दी जा सकती है, मतलब इसे चुनौती भी दी जा सकती है। सही विश्वास बदल भी सकते हैं। एक ही घटना के विषय में दो लोगों का अलग अलग विश्वास हो सकता है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि ग्लास आधा खाली है या भरा है। अब ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सबकी राय अलग अलग होगी, डिफरेंट बंदों की राय अलग अलग होगी। और जटिल धार्मिक प्रश्नों की भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि भूगोल में आप पढ़ते हो कि पृथ्वी का जीवन अस्तित्व में कैसे आया, अस्तित्व में कैसे आया। विश्वास भावनाओं को भी जन्म देते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से किसी कार्यवाही को जन्म नहीं देंगे। विश्वास भावनाओं को जन्म देते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विश्वास भावनाओं को जन्म देते हैं, हम इसको पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस में। लेकिन अनिवार्य रूप से किसी कार्यवाही को ये जन्म नहीं देंगे कि आपका विश्वास है कि कुछ भी ले लो कि
पंडित जी में मेरा विश्वास है, वो हमें बताएंगे तो हम आईएएस बनेंगे। लेकिन आईएएस बनने के लिए जो यथार्थ सत्य है वो ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, और आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपका विश्वास तो है कि पंडित जी बताएंगे हम आईएएस बन जाएंगे, लेकिन पंडित जी के बताने में और आपके आईएएस बनने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर कोई कार्यवाही जन्म नहीं ले रही है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा विश्वास, मान्यताएं, धारणा या बिलीफ्स। अब हम बात करते हैं मूल्य की। मूल्य किसे कहते हैं? मूल्य तो हमने कई बार पढ़ी थी, एक बार फिर से डेफिनेशन को याद कर लेते हैं। मूल्य उसे कहते हैं जिनसे हमें किसी सामाजिक लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। मूल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल्य कहलाते हैं। मूल्य दो प्रकार के होते हैं, दृष्टिकोण के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। दृष्टिकोण के आधार पर जो है वो सकारात्मक, नकारात्मक, और उद्देश्य के आधार पर साध्य, साधन। सकारात्मक में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, और नकारात्मक में असत्य, अहिंसा, बेईमानी या करप्शन। साध्य क्या होता है? साध्य लक्ष्य होता है, ये प्राथमिक होता है, ये प्राथमिक होता है, और साधन मार्ग होता है, और ये द्वितीयक होता है। ये हो गया हमारा मूल्य। अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। मूल्य हमें अच्छे या बुरे के लिए वरीयता दर्शाते हैं। मूल्य अच्छे या बुरे और वांछनीय या अवांछनीय के संबंध में एक व्यक्ति के भीतर महत्वपूर्ण और स्थायी विश्वास या विचार हैं। मूल्य बाह्य वातावरण, परिवार, अनुभव आदि के माध्यम से एकत्रित होते हैं। मतलब कि आपका बाहरी वातावरण, जैसे समाज में आप कैसे रहते हो, समाज का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। परिवार, आपने अपने परिवार में बचपन से क्या सीखा, कैसे संस्कार, कैसे आचरण आपने ग्रहण किए हैं, और आपने क्या अनुभव किया है। इन सबसे मिलकर बनता है हमारा मूल्य, वैल्यू। अब जैसे कि इसका जो इसको जो व्यक्त करने का तरीका होता है मूल्य को, ये चाहिए के रूप में होता है, ऐसा होना चाहिए। एथिक्स में याद रखना, एथिक्स क्या बात करता है, क्या है और क्या होना चाहिए, ये दोनों की बात करता है एथिक्स। और मूल्य बात करेगा सिर्फ चाहिए। जैसे कि रामायण में कही गई बातों पर विश्वास करके एक व्यक्ति बुजुर्ग के प्रति सम्मान, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि का पालन कर सकता है। एक व्यक्ति अपहरण और अपमान जैसे कृत्यों के लिए नकारात्मक मूल्य भी निर्दिष्ट कर सकता है। इससे हम इस विषय पर निर्णय लेते हैं कि कोई चीज़ कितनी वांछनीय है या अवांछनीय है। इस प्रकार मूल्य आगे बढ़ने के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। इसका व्यक्ति के व्यवहार और अभिव्यक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, एक ही चीज़ है रामायण, उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी है, निगेटिव वैल्यू भी है। जैसे पॉजिटिव ये है कि राम जो थे आदर्शवादी थे, उन्होंने आदर्श के सबसे ऊंचे स्तर को छुआ, और उनमें सम्मान का गुण था, वो हर किसी का सम्मान करते थे।
प्रजा के सुख में विश्वास करते थे। इस तरह से एक पॉजिटिव साइड हो गया। अब नेगेटिव साइड क्या है? रावण का ले लो, उसने अपहरण किया, लोगों का अपमान करता था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, प्रजा उसके बारे में क्या सोचेगी, बस उसे वो करना है तो करना है। तो इस तरह से क्या है, हम रामायण से दो तरह के मूल्य ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव आ गया ना, तो ये किस प्रकार का हुआ? दृष्टिकोण के आधार पर हुआ। तो इससे क्या होता है ना, व्यवहार व्यक्ति का व्यवहार और अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, दोनों दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया हमारा मूल्य। अब हम बात करते हैं मानदंड की, जिसे कहते हैं नॉर्म्स। तो मानदंड क्या होता है? मानदंड या नॉर्म्स व्यवहार का मार्गदर्शन करने वाली सामाजिक अपेक्षाएं हैं। मतलब सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार के तरीकों को मानदंड कहा जाता है। जैसे समाज ने स्वीकार किया कि सम्मान करना चाहिए बड़ों का, अगर आप इसके हिसाब से काम नहीं करोगे तो आप समाज के दृष्टिकोण में अनैतिक हो। आपने गरीब को खाना नहीं खिलाया तो आप अनैतिक हो। तो ये समाज के द्वारा स्वीकार व्यवहार के हिसाब से काम करता है। मानदंड सामान्यतः सही या गलत सामाजिक व्यवहार के संबंध में किसी विशेष समूह या समुदाय के अनौपचारिक दिशा निर्देश होते हैं। मानदंड एक दूसरे में समुदाय के सदस्यों की सामूहिक अपेक्षाओं का एक रूप है। मानदंड समरूपता की पुष्टि करने, प्रेरित करने, विचलित व्यवहार की रोकथाम करने के लिए व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक दबाव का एक रूप है। मानदंड सामाजिक रीति रिवाजों, सार्वजनिक तौर तरीकों या आचार विचार के माध्यम से व्यक्त होते हैं। मानदंड समाज में व्यवस्था प्रदान करते हैं। जैसे कि पारंपरिक समाज की बात करें अगर, तो पारंपरिक समाज की बात करें अगर, तो उसमें एक मानदंड है तो होता है कि पुत्र को अपने पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। पुत्र को अपने पिता के आदेश का पालन करना चाहिए और उसकी इच्छाओं को भी पूरा करना चाहिए। अपने पिता की इच्छाओं को भी पूरा करना चाहिए, जैसे राम ने किया था। इच्छाओं को भी पूरा करना चाहिए। पिता की इच्छा थी बेटा वनवास जाओ, तो उन्होंने पिता की इच्छा पूरी कर दी। अब मानदंडों के अनुरूप ना चलना, अगर कोई व्यक्ति इन नॉर्म्स के अगेंस्ट में जाता है तो उसके लिए दंड भी समाज डिसाइड करके रखता है कि इनको क्या दंड देना है। यह दंड नीचा देखे जाने वाले उपहास, डांट फटकार, बहिष्कार, प्रायश्चित, आरोपण आदि के रूप में हो सकता है। मतलब आपको नीचा दिखाया जा सकता है, आपका मजाक उड़ाया जा सकता है, आपको डांटा जा सकता है, आपका बहिष्कार किया जा सकता है। जैसे कि अभी आप हाल ही में देख रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच जो टकराव की स्थिति बनी हुई है और चाइना अपने विस्तारवादी नीति के तहत भारत के साथ जो व्यवहार कर रहा है, तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि भारत में चाइना की जितने भी प्रोडक्ट थे, चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार हो रहा है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टिकटॉक ऐप्स जितने भी हैं उनका सबका बहिष्कार हो रहा है। तो ये एक तरह का दंड देना हुआ। प्रायश्चित आरोपण आदि के रूप में हो सकता है। जैसे कि प्रायश्चित भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई गलती करी, अब उस गलती का हमें बाद में एहसास हुआ तो हम किसी से माफ़ी मांगकर प्रायश्चित कर सकते हैं। तो ये दंड है। कानून मानदंडों के विकास का उत्तरवर्ती चरण है, जहां समाज ने अपने सदस्यों से अपेक्षित और अनपेक्षित व्यवहार की शर्तों में को संहिताबद्ध किया है। विचलित लोगों पर कानूनी न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है और तदनुसार दंडित भी किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति के लिए मानदंड बाह्य रूप से आरोपित होते हैं, जबकि विश्वास और मूल्य आंतरिक होते हैं। मानदंड जो होते हैं ये बाहरी होते हैं, बाह्य रूप से आरोपित किए जाते हैं, लेकिन जो
विश्वास हमने पढ़ा, मूल्य पढ़ा। ये व्यक्ति के आंतरिक मूल्य होते हैं। मानदंड व्यवहार के विशिष्ट मार्गदर्शक हैं, जबकि मूल्य केवल अप्रत्यक्ष रूप से, मूल्य अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है। तो और मानदंड कैसे मार्गदर्शक करता है? ये व्यवहार, ये व्यवहार के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। अब हम बात करते हैं अगली शब्दावली की, जिसका नाम है सिद्धांत। सिद्धांत या प्रिंसिपल किसे कहते हैं? तो मूल्य, विश्वास, नैतिकता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। मूल्य, वैल्यू, बिलीफ्स और मोरालिटी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। नीति शास्त्र भी, एथिक्स भी अलग अलग समुदायों और संस्कृतियों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जबकि सिद्धांत, ये जो सिद्धांत होते हैं, ये प्रकृति में इनका जो नेचर होता है, ये यूनिवर्सल होते हैं या सार्वभौमिक। सार्वभौमिक नियम या कानून होते हैं। सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य और मानकों जैसे निष्पक्षता, निष्पक्षता, सत्यता, समानता, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, न्याय, सबको न्याय का अधिकार होना चाहिए, इत्यादि के विषय में होते हैं। तो ये बात हुई हमारे सिद्धांतों की। अब हम बात करते हैं अंतःकरण की, कि अंतःकरण वास्तव में किसे कहते हैं। अंतःकरण को कहते हैं कॉन्शियस। हमने जब सिलेबस का एनालिसिस किया था तो उसमें हमने जो टर्मिनोलॉजी लिखवाई थी, शब्द लिखवाए थे जिन्हें यूपीएससी एग्जाम में परिभाषा के तौर पर पूछता है, उसमें से अंतःकरण भी एक वर्ड था। कल पहला वर्ड हुआ, वो क्या था? वो था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? कल हमने पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हित संघर्ष। आज हम पढ़ेंगे अंतःकरण मतलब कॉन्शियंस, और इसी में हम देखेंगे अंतःकरण का संकट मतलब क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। इसके अंदर दो टॉपिक हैं। तो अब हम बात करते हैं अंतःकरण की। मनुष्य अपने द्वारा अर्जित ज्ञान तथा अपने जीवन में प्राप्त अनुभव के अनुसार व्यवहार करता है। मतलब मनुष्य ने अपने जीवन में जो भी ज्ञान अर्जित किया, जो भी जीवन में अनुभव बनाया या प्राप्त किया, एक्सपीरियंसेस, उसी के हिसाब से वो बिहेव करेगा। तो हमारा चेतन मन जो होता है ना, कॉन्शियस माइंड, वो पहले किसी भी स्थिति का सक्रिय मूल्यांकन करता है, उसके पश्चात निर्णय लेता है। हालांकि हमारा अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, हमारे सभी पूर्व के अनुभवों तथा निर्णयों का भंडार होता है। लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन को सक्रियता से जागृत नहीं करते हैं, मतलब अवेयरनेस नहीं होती है, तो लाक्षणिक रूप से अत्यधिक तीव्र गणनाएं हमारे मस्तिष्क में मौजूद होती हैं, जो हमें यह बताती हैं कि क्या करना चाहिए। क्या बताती हैं? अनकॉन्शियस माइंड में जब तीव्र गणनाएं होती हैं या तीव्रता से कार्य करता है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए।
ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड बताता है। यह हमारा अनकॉन्शियस माइंड बताता है। अब हम बात करते हैं अंतःकरण की, कि वास्तव में अंतःकरण क्या है। अंतःकरण क्या होता है? सही अथवा गलत के प्रति एक व्यक्ति की नैतिक समझ होती है। सही सही अथवा गलत के प्रति एक व्यक्ति की नैतिक समझ होती है। नैतिक समझ होती है जिसे किसी व्यक्ति के व्यवहार हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। यह भी हमारे अनुभवों तथा ज्ञान के भंडार से ही संचालित होता है। इसे विवेक की पुकार के रूप में भी जाना जाता है। हमने विवेक का भी एक शब्द यूज किया था कि विवेक किसे कहते हैं। मनुष्य के विवेक की इस पुकार में तार्किकता भी शामिल होती है या नहीं भी, लेकिन स्थिति के उचित या अनुचित के तौर पर निर्णय देने पर यह केंद्रित होती है। मतलब इसमें नैतिक विकल्प शामिल होता है। अंतःकरण को स्वेच्छा से दबाया भी जा सकता है। जैसे कि आपने शुरुआत में एक केस स्टडी देखी थी वकील की, उसकी अंतःकरण से आवाज़ आ रही थी कि उसका कॉन्शियस माइंड बोल रहा था कि नहीं, हमें इस महिला के साथ न्याय करना चाहिए, लेकिन उसका जो मुवक्किल था जिसने अपराध किया था उसको जितवाना है। तो अब क्या हुआ, वो यहाँ पे अपने अंतःकरण को दबा दिया। तो स्वेच्छा से दबाया भी जा सकता है। हो सकता है एक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी पड़े, क्योंकि व्यक्ति को अपने से उच्च पदाधिकारी के कारण भी ऐसा विकल्प चुनना पड़ सकता है, अथवा उसे वांछित कार्यवाही के विरुद्ध भय दिखाकर भी ऐसा कराया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, अंतःकरण के संकट का उद्गम होगा। मतलब कि जब वकील ने क्या किया, सपोज करिए कि आप एक लोक प्रशासक हो और आपसे ऊपर का जो उच्च अधिकारी है उसने अपने किसी रिलेटिव को भेजा आपके पास और उसने बोला कि आपको इसका काम करना है, लेकिन आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि आपने अभी अभी जाना कि अंतःकरण क्या होता है, हमारे अनुभवों और ज्ञान के भंडार से संचालित होता है। तो आपका जो ज्ञान है और जो आपका अनुभव है वो कह रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन आपका जो उच्च अधिकारी है वो आप पे प्रेशर बना रहा है कि आपको ये काम करना ही है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर अंतःकरण को दबा दिया, जिससे क्या पैदा हुआ, क्राइसिस ऑफ कॉन्सियंस। इसे ही कहते हैं अंतःकरण का संकट। और अब बात करते हैं, हमने अंतःकरण की बात कर ली, अंतःकरण का संकट की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं, अंतःकरण का संकट की भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन क्या होती है, इंट्यूशन किसे कहते हैं, अंतः प्रज्ञा या इंट्यूशन किसे कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को सहजता से समझने की क्षमता को अंतः प्रज्ञा कहते हैं। इसमें चेतन तर्क की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कॉन्शियस माइंड की जरूरत नहीं होती है। हालांकि हमारी अंतः प्रज्ञा पूर्ण रूप से स्वाभाविक रूप से प्रतीत होती है, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मतलब कि जैसे कि हम आपको एथिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करी। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी से हमने स्टार्ट करी, आपको क्या हुआ, आपको एक ही बार में समझ आ गया, वो भी बड़ी ही सहजता या सरलता से। तो इसे हम कहते हैं इंट्यूशन या अंतःकरण। लेकिन अब हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि ऐसा स्वाभाविक रूप से ये तो प्रतीत होता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति क्रिकेट मैच देख रहा है और वह देखता है कि जब भी विराट कोहली मुस्कुराता है तो वो आउट हो जाता है,
अगली बार यदि वह व्यक्ति सचिन को या सॉरी सचिन बोल दिया, विराट को बल्लेबाजी करते समय मुस्कुराते हुए देख लेगा तो वो उसे यही लगेगा कि अब विराट कोहली आउट हो जाएगा। इसी को कहते हैं अंतः प्रज्ञा। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं कि आपने किसी इंसान को देखा कि वो आईएएस की तैयारी 4 साल से कर रहा है, सपोज करिए 5 साल से कर रहा है, पंचवर्षीय योजना पे काम कर रहा है वो आईएएस में। आपने क्या किया, उसका 5 साल का पिछला रिकॉर्ड देखा और आपने देखा कि वो बंदा प्री क्लियर नहीं कर पा रहा है, और अब आपसे वो कह रहा है कि इस बार मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मैं फिर से वापस से प्री देने जा रहा हूँ। तो आपकी अंतः प्रज्ञा क्या करेगी, आपके अनुभव में ये चीज़ आ गया कि इस बंदे ने 5 साल से प्री क्लियर नहीं किया है। आपसे जब वो कहेगा कि मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर करूँगा इस बार, तो आपकी अंतः प्रज्ञा जो उसका रिकॉर्ड है वो अनुभव के आधार पर कह देगी कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये पूर्णतः यादृच्छिक होता है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पूर्व के अनुभवों, अवलोकनों या अन्य द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित होती है, इसलिए अंतः प्रज्ञा अंतः प्रज्ञा में किसी भी प्रकार का नैतिक विकल्प शामिल नहीं होता है। यह केवल एक अपेक्षा का ही परिणाम है। यह किसका परिणाम होता है, अपेक्षा का। किसका परिणाम है, अपेक्षा का, क्योंकि ये आपके पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है इसलिए। तो ये हमारा रहा अंतः प्रज्ञा या इंट्यूशन किसे कहते हैं। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी है कि कल्चर किसे कहते हैं, मतलब संस्कृति क्या होती है। तो किसी व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों पर संस्कृति तथा जिस देश में वह निवास करता है उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वेस्टर्न जो कल्चर है वो व्यक्ति प्रधान होती है, लेकिन भारतीय संस्कृति सार्वभौमिकता तथा बहुलवाद के मूल्यों पर आधारित है। साहित्य तथा ग्रंथ भी व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वैदिक साहित्य हो गए, बौद्ध साहित्य हो गए इत्यादि। तो ये हमारे रहे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। संस्कृति इसमें नहीं हमने ऐड किया था कि संस्कृति क्या होती है, कल्चर क्या होता है, हमने ये भी आपको बता दिया कि ये किसे कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि अगला वीडियो जब आए इस लेक्चर का तो आप उसको नोटिफिकेशन के द्वारा पा सकें और आप अपनी पढ़ाई का आनंद ले सकें। दोस्तों, हम एथिक्स का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे GS 4 का। हम बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप डेली क्लास अटेंड करें और डेली क्लास अटेंड करते हुए अपने दोस्तों को भी इस चैनल को दिखाएं और सब्सक्राइब करवाएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आपका सपोर्ट देने के लिए और टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद।